ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 20 मई के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने मुतनबे किया है कि गजा में 20 लाख बच्चे फाके का शिकार हैं। The situation is indescribable. Almost 90% of the population of Gaza, 1.9 million people, have been displaced and many have been forced to move multiple times. People are standing in line for hours for a small amount of water, which may not be clean. जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अगर गजा में इमदाद ना पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे जान की बाजी हार सकते हैं। Israel is deliberately and unashamedly imposing inhumane conditions on civilians in the occupied Palestinian territory. बरतानिया, फ्रांस और कनाडा का नेतन्याहू से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। कहा इसराइल फौरी तौर पर गजा में जंग रोक दे या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जल्द मुज़ाकरात शुरू करेंगे। President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin have both been reacting positively after they spent 2 hours talking on the phone. जबकि क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन में जंग बंदी शुरू करने के लिए टाइम फ्रेम पर बात नहीं हुई। Good evening, colleagues. Asked me to say a few words about the outcomes of our telephone conversation with President of the United States. बीजिंग में पाकिस्तानी वजीर खारिजा इसाक डार और चीनी वजीर लियो जान चाओ की मुलाकात। जबकि शुमाली वजीरिस्तान में मुबैना ड्रोन हमले में 4 बच्चों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी। ये भी जानिए कि IMF की 11 नई शराइत से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे। $7 अरब के नए IMF कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF ने पाकिस्तान पर कुछ नई शराइत लगाई हैं और साथ ही पुरानी शराइत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी है। अमेरिका की जेल से कत्ल जैसे संगीन इल्जामात का सामना करने वाले 10 कैदी फरार। न्यू ऑर्लियंस की एक जेल से 10 कैदी फरार होने में कामयाब हुए। 3D इमेजिंग के जरिए पहली बार जिंदा एम्ब्रियो में दिल के खुलियात की हरकत का मुशाहिदा। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव अलर्ट जारी। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन में शामिल होंगे, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि गजा में 20 लाख बच्चे फाके का शिकार हैं। गुज़िश्ता 11 हफ्तों से इसराइल ने गजा तक खुराक की रसद बंद कर रखी है। इसराइल ने आज महदूद पैमाने पर खुराक की फराहमी की इजाज़त देने का ऐलान भी कर रखा है। डायरेक्टर जनरल आलमी इदारा सेहत डॉक्टर तेद्रुस अदानोम गैब्रेयेसस ने दुनिया भर से आए हुए WHO के वफूद से बात करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से गजा में खुराक की फराहमी ना करने देना शहरियों को इनखला जैसे अहकामात और इंसानी बुनियादों पर काम के होते मौके ऐसे वजूहात हैं जो सेहत के निज़ाम को मफलूज कर रही हैं, जो कि पहले से ही दरहम बरहम है। उन्होंने खबरदार किया है कि लोग सरहद पर दवाइयों के इंतज़ार में मर रहे हैं। तेद्रुस अदानोम ने कहा कि 2023 से WHO ने गजा से 7,300 मरीजों को निकाला है, मगर अभी भी 10,000 से ज़ायद मरीज मौजूद हैं जिन्हें गजा की पट्टी से बाहर ले जाने की ज़रूरत है। Gaza, 1.9 million people have been displaced and many have been forced to move multiple times. People are standing in line for hours for a small amount of water, which may not be clean, or bread, which alone is not sufficiently nutritious. Only 15 hospitals are functioning, even partially. The lack of clean water and sanitation and overcrowded living conditions are creating the ideal environment for disease to spread.
اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے سربراہ ٹام فلیچر نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ پیر کے روز 5 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں لیکن وہ سرحد پار کر کے رک گئے ہیں اور تاحال کسی متاثرہ علاقے تک نہیں پہنچ سکے۔ ان ٹرکوں میں بچوں کی خوراک اور غذائیت سے متعلق اشیاء موجود ہیں۔ فلیچر کے مطابق یہ امداد سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ امدادی سامان غزہ نہ پہنچا تو اگلے 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے جان کی بازی ہار سکتے ہیں۔ Israel is deliberately and unashamedly imposing inhumane conditions on civilians in the occupied Palestinian territory. For more than 10 weeks, nothing has entered Gaza, no food, medicine, water, or tents. Hundreds of thousands of Palestinians have again been forcibly displaced and confined into ever-shrinking spaces, as 70% of Gaza's territory is either within Israeli militarized zones or under displacement orders. As my colleague from the FAO will explain, every single one of the 2.1 million Palestinians in the Gaza Strip face the risk of famine. 1 in 5 face starvation. اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے جواب میں جنگ کا آغاز کیا تھا اور یہ جنگ اس بھاری اسلحے کے ذخیرے کے ساتھ شروع ہوئی جو زیادہ تر امریکہ کی جانب سے فراہم کیا گیا تھا، مالی مدد سے خریدا گیا یا بعد میں دوبارہ سپلائی کیا گیا۔ اس کے دیگر مغربی اتحادیوں نے بھی اسرائیل کو ایک اور طاقتور ہتھیار فراہم کیا۔ یہ ہتھیار تھا مکمل اخلاقی حمایت اور یکجہتی۔ یہ حمایت ان 1200 ہلاکتوں پر غم و غصے کے اظہار کے طور پر دی گئی جن میں اکثریت اسرائیلی شہریوں کی تھی، اور ان 251 افراد کے اغوا پر جنہیں حماس یرغمال بنا کر غزہ لے گئی۔ مگر اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کا یہ اخلاقی سرمایہ ختم ہو چکا ہے۔ کم از کم فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے نزدیک تو ایسا ہی ہے۔ ان تینوں ممالک نے غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے اسرائیل کے طریقہ کار کی اب تک کی سب سے سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی کارروائی فوراً روک دینی چاہیے، وہ کارروائی جس کے بارے میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ اس سے حماس کا خاتمہ ہوگا، یرغمالیوں کو رہا کرایا جائے گا اور پورے غزہ کو براہ راست اسرائیلی فوجی کنٹرول میں لایا جائے گا۔ تاہم برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے نیتن یاہو کی اس حکمت عملی کو مسترد کرتے ہوئے جنگ بندی کا واضح مطالبہ کر دیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا، ہم غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے پھیلاؤ کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ وہاں انسانی المیہ کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ انہوں نے باقی یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ دہراتے ہوئے یاد دلایا کہ 7 اکتوبر کے صفاقانہ حملے کے بعد انہوں نے اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر غیر متناسب ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں انتہائی محدود خوراک کی فراہمی کی اجازت کو بھی ان ممالک نے ناکافی قرار دیا ہے۔ جواباً نیتن یاہو نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ لندن، اوٹاوا اور پیرس کے رہنما 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے نسل کش حملے کرنے والوں کو انعام دے رہے ہیں، مزید ایسے مظالم کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حماس یرغمالیوں کو واپس کرے، ہتھیار ڈال دے، اس کی قیادت جلا وطنی قبول کرے اور غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنایا جائے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا، کسی بھی ملک سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس سے کم پر راضی ہو، اور اسرائیل تو ہرگز نہیں ہوگا۔ خیال رہے نیتن یاہو پر جنگی جرائم کے الزامات ہیں اور ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت نے وارنٹ بھی جاری کر رکھا ہے۔ وہ ان الزامات کو یہود دشمنی قرار دیتے ہیں۔ نیتن یاہو پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے، خاص طور پر ایک معتبر عالمی ادارے کے اس سروے کے بعد جس میں غزہ میں قحط کے خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لندن میں ہونے والے یورپی یونین اور برطانیہ کے مشترکہ اجلاس میں یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا نے صورتحال کو ایک ایسا سانحہ قرار دیا جہاں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پوری آبادی غیر متناسب فوجی طاقت کا نشانہ بن رہی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ انسانی امداد کی فراہمی کے لیے فوری، محفوظ اور بغیر رکاوٹ رسائی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ And tired of hunger.
following 11 weeks without any deliveries of aid into the Strip. But on Monday, Israel said it allowed 5 aid trucks like these ones into Gaza. It's a drop in the ocean. It's less than 1% of what people in Gaza need. At least 500, 600 trucks a day should be allowed to. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जल्द मुज़ाकरात शुरू करेंगे। एक्स पर एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 घंटे फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बातचीत अच्छी रही। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंग बंदी और सबसे अहम जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करेंगे। इसके लिए शराइत फ्री कैन तय करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं जिसके बारे में किसी और को इल्म नहीं होगा। ट्रंप ने मजीद कहा, जब ये तबाहकुन खून रेजी खत्म हो जाएगी तो रूस अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है और मैंने इससे इत्तफाक किया है। रूस के लिए बड़े पैमाने पर मुलाजमतें और दौलत पैदा करने का ज़बरदस्त मौका है। अपने तफसीली बयान में अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि इस तरह यूक्रेन अपने मुल्क की तामीर नौ के अमल में तिजारत पर एक बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। अमेरिका के सदर ने दोहराया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू होंगे। मैंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वॉन डेर लेyen, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब को सदर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत के फ़ौरन बाद मुतला किया है। उन्होंने बताया कि वेटिकन ने कहा है कि वो मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। रूसी खबर रसा इदारे टॉस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के खारिजा पॉलिसी के मुशीर योरी ओशाकोफ ने नामानिगारों को बताया है कि यूक्रेन में जंग बंदी शुरू होने के टाइम फ्रेम के बारे में कोई बात नहीं हुई है। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए फौरी तौर पर जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ओशाकोफ ने यह भी कहा कि पुतिन ने यूक्रेन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में ट्रंप के किरदार की तारीफ की और कहा कि ये दोनों बातचीत जारी रखने का इरादा रखते हैं। Good evening, colleagues. Asked me to say a few words about the outcomes of our telephone conversation with President of the United States. Indeed, we did have this telephone conversation. It lasted for more than 2 hours. I would like to say that it was substantive and quite honest overall. And in this connection, I think that it was quite useful. First of all, I thank the President of the United States for the पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने आज बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियो जानचाओ से मुलाकात की है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक उन्हें दौरे की दावत चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने दी थी। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। चीनी वजीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना करीबी और पुरएतमाद दोस्त समझता है और हमेशा इस ताल्लुक को तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबत को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया है। 19 से 21 मई तक जारी रहने वाले इस दौरे में इसहाक डार चीनी वजीर खारजा के अलावा दीगर सीनी चीनी रहनुमाओं से जनूबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल और अमन व इस्तेकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई व आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत होगी। ख्याल रहे कि 20 मई को यानी आज अफगानिस्तान के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी भी बीजिंग पहुंच रहे हैं। इससे कबल 11 मई को काबुल में अफगानिस्तान के वजीर खारजा से चीन के खसूसी एलची और पाकिस्तान के खसूसी एलची मोहम्मद सादिक ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान के साबका कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली के गांव हरमज में मुबैना ड्रोन हमले में होने वाली हलाकतों के खिलाफ मुकामी शहरी आज एहतजाज कर रहे हैं। मीर अली में उत्मन जई कबीले के तर्जुमान मौलाना बैतुल्ला ने BBC उर्दू से बात करते हुए बताया कि इस मुबैना हमले में हलाक होने वाले 4 अफराद की मैयतें मीर अली में इंतजामिया के दफातर के सामने रखकर एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस हुकाम ने BBC को इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि अब तक उन्हें
मुकामी अफराद की जानिब से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ये एक मुबैना ड्रोन हमला था। ताहम इस मामले पर तहकीकात की जा रही है और ये मालूम किया जा रहा है कि ये मुबैना ड्रोन कहाँ से आया। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िलाई पुलिस अफसर वकार अहमद ने BBC को बताया कि इस वाक़े में हलाक होने वालों में 3 बहन भाई और एक उनका माजूर कज़न शामिल है। मौलाना बैतुल्लाह ने बताया कि ये मुबैना हमला पीर के रोज़ सुबह के वक्त हुआ था, जिसके बाद जख्मियों और हलाक होने वालों को बन्नू अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौलाना बैतुल्लाह के मुताबिक इस वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद में इश्तिहाल पाया जाता है। मौलाना बैतुल्लाह के मुताबिक मुकामी अफराद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस हमले से कबल मुबैना ड्रोन जैसी शय को फ़ज़ा में उड़ते देखा था। ज़िलाई पुलिस अफसर वकार अहमद के मुताबिक पुलिस और दीगर इदारे इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि मुसल्लह शिद्दत पसंद क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम फ़िलहाल इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि मीर अली में 12 मई को भी इस नोयत का एक धमाका एक मकान के अंदर हुआ था, जिसमें 15 खवातीन, बच्चे और बच्चियां जख्मी हो गई थी। मुकामी अफराद की जानिब से इस मामले में भी ड्रोन हमले का शुबा जाहिर किया गया था, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मोहसिन दावड़ ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा है कि इस वाक़े में 4 बच्चे हलाक जबकि एक खातून जख्मी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि अब इस इलाके में इस तरह के हमले मामूल बन चुके हैं। मोहसिन दावड़ ने अपनी जमात NDM से वाबस्ता तुलबा तंजीम से कहा है कि वो आज तमाम तालीमी इदारों में मीर अली वाक़े के खिलाफ एहतजाज करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नया स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत कर्ज के तसलसल के लिए 11 नई शराइत लागू की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शराइत सिर्फ तकनीकी या कागजी नोयत की नहीं, बल्कि इनका बराह रास्त असर अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ेगा। रिपोर्टर तनवीर मलक के मुताबिक इन शराइत में बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा, सब्सिडी में कमी, टैक्स नेट को वुसअत देना और हुकूमती अखराजात में सख्त कटौतियाँ शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि इन इक़दामात से महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है। 7 अरब डॉलर के नए IMF कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF ने पाकिस्तान पर कुछ नई शराइत लगाई हैं और साथ ही पुरानी शराइत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी है। माहिरीन के मुताबिक ये नई शराइत एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं। ऐसी ही कुछ अहम शराइत के बारे में बात करते हैं। बिजली और गैस मजीद महंगी हो सकती है। IMF ने हुकूमत को कहा है कि बिजली और गैस के नर्ख हर साल लागत के मुताबिक बढ़ाए जाएं। तज्जियाकार महताब हैदर कहते हैं कि ये इकदाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा जो कई 100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है काबू में आए। लेकिन इसका मतलब ये है कि आम सारिफ को मजीद महंगे बिल भरने पड़ सकते हैं। ज़राई आमदन पर टैक्स। ज़राई टैक्स की वसूली की IMF की इस शर्त से मुतालिक पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियाँ पहले ही कानून साजी कर चुकी हैं, लेकिन अब IMF चाहता है कि ज़राई टैक्स की वसूली के लिए इस माली साल के आखिर तक पाकिस्तान तरीकाकार वाज़े कर ले। माहिरीन के मुताबिक टैक्स का ये निज़ाम छोटे किसान के लिए उलझन और माली बोझ का बायस बन सकता है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर छूट। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कहा गया है कि वो पार्लियामान में कानून साजी के जरिए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करे, जो इब्तदाई तौर पर 5 साल से कम इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की दरामद पर पाबंदियों के खात्मे के लिए जरूरी है। ये कानून साजी जुलाई के आखिर तक करना होगी। ऑटो शोबे के माहिर मशहूद अली खान ने इस सिलसिले में कहा कि IMF की शर्त पर अमल करने से गाड़ी सस्ती होने का इन्हिसार डीलर पर है कि वो कार कितनी सस्ती फरोख्त करता है, लेकिन इससे मकामी ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो पार्ट्स का शोबा शदीद मुतासिर हो सकता है। बजट भी IMF के मुताबिक बनेगा। इस दफा पहली बार शर्त रखी गई है कि पाकिस्तान का नया बजट स्टाफ लेवल मुआहिदे के तहत बनेगा। इस सिलसिले में महताब हैदर का कहना है कि फिलहाल दिफाई बजट तो कम नहीं होगा, ताहम तरक्याती बजट पर कट लग सकता है। इसी तरह हुकूमत बज़ाहिर बजट में बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान तो कर सकती है, ताहम इन हालात में लगता है कि इन्हें शुरू या मुकम्मल नहीं किया जा सकेगा। आला सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त। IMF ने एक बार फिर जोर दिया है कि ग्रेड 21 और 22 के अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएं। माहिरीन के मुताबिक ये शर्त शफाफियत और एहतसाब के लिए अहम है, लेकिन अभी तक इस पर पेशरफ्त सुस्त है। टैक्स अमूर के माहिर डॉक्टर इकरामुल हक ने कहा कि IMF ने मिलिट्री और सिविल सर्विस दोनों के अफसरान के असासों को पब्लिक करने का कह रखा है, ताहम इब्तदाई तौर पर सिविल अफसरान के असासों को जाहिर करने का कहा गया है।
امریکی شہر نیو اورلینڈز کی جیل سے قتل جیسے سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے 10 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ قیدی ممکنہ طور پر جیل کے عملے کی مدد سے آدھی رات کے وقت فرار ہوئے اور ان کی غیر موجودگی صبح گنتی کے دوران سامنے آئی۔ فرار ہونے والے قیدیوں کی تلاش جاری ہے، جبکہ زیادہ تر اب تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ حکام اس بات کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا جیل کے اندر موجود کسی اہلکار نے ان کی مدد کی تھی۔ عوام کو محتاط رہنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیو اورلینز کی ایک جیل سے 10 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ قیدیوں نے جھٹکے مار کر جیل کے سیل کے دروازے کو اپنی جگہ سے ہلایا اور ایک ٹوائلٹ کو بھی دیوار سے اکھاڑ دیا اور بظاہر ایک پیغام پیچھے چھوڑا جو کہتا ہے یہ بہت آسان تھا۔ اس کے بعد وہ پیدل ہائی وے پار کر کے چلے گئے۔ UCL اور فرانسس کرک انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے پہلی بار 3D امیجنگ کے ذریعے زندہ چوہوں کے ایمبریو میں کارڈک سیلز یعنی دل کے خلیات کی نقل و حرکت کا کامیاب مشاہدہ کیا ہے۔ یہ طریقہ دل کو نقصان پہنچائے بغیر اس کی اندرونی ساخت اور خلیاتی سرگرمیوں کی تفصیلی تصاویر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے دل کے پیدائشی امراض کی وجوہات کو سمجھنے اور بہتر علاج تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ تحقیق کو سائنس کی دنیا میں ایک انقلابی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 20 سے 24 مئی 2025 کے دوران دونوں صوبوں میں ہیٹ ویو کے خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں درجہ حرارت کے غیر معمولی اضافے اور ممکنہ ہیٹ ویو کے پیش نظر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی PDMA نے 20 سے 24 مئی کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادارے کے مطابق صوبے کے بڑے شہروں اور میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث بعض علاقوں میں تیز ہوائوں اور آندھی کی بھی توقع ہے، جبکہ شہریوں کی غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات اور PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا کے جنوبی و وسطی اضلاع میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی، جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ PDMA کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث گرد و غبار، تیز ہواؤں اور خشک موسم کے نتیجے میں ہیٹ اسٹروک اور آبی ذخائر پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بلائی علاقوں میں برف پگھلنے کی رفتار میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ عوام کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے اور پانی کا استعمال بڑھانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بزرگ افراد اور بچوں کو خصوصی طور پر صبح 10 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان دھوپ سے بچنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کسانوں کو فصلوں کی کٹائی کے دوران احتیاط برتنے اور مویشیوں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہیلتھ و میڈیکل سروسز، پیرامیڈکس، ریسکیو اداروں اور ہیٹ اسٹروک سینٹرز کو الرٹ رہنے اور فعال رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ شہریوں کو سفر سے قبل اپنی گاڑیوں کے انجن میں پانی اور ٹائروں کا پریشر چیک کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک اجازت دیجیے، مگر اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان کی حکومت نے بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ ساتھ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بطور پاکستانی ایئر فورس کے سربراہ اپنی خدمات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق ان اہم فیصلوں کی منظوری آج وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے بیان میں
कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की आला हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान व जवान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के दौरान उनकी खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की मौत की सज़ा के खिलाफ दायर की गई अपील को मुस्तरद करते हुए उनको सज़ाए मौत दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। ताहम अदालत ने नूर मुकद्दम के साथ रैप का जुर्म साबित होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम को अगवा करने के इल्ज़ाम में ज़ाहिर जाफर को दी गई 10 साल कैद की सज़ा को कम करके 1 साल कर दिया है, जबकि अदालत ने नूर मुकद्दम के वुरसा को माली मुआवजा फराहम करने से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.